नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। जैसे कि पिछले एक वीडियो में मैंने डेटा के जरिए आपको कुछ संकेत दिए थे कि गढ़वाल संसदीय सीट पर इस बार हुए चुनाव में दो फैक्टर बड़े अहम हो सकते हैं। एक है महिला वोटर और दूसरा है पोस्टल बैलेट। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पोस्टल बैलेट के बारे में डिटेल जानकारी साझा करने जा रहा हूं। मेरे पास कुछ और पुख्ता जानकारियां आई हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल की किस्मत का फैसला करने में 34,845 पोस्टल बैलेट बहुत निर्णायक होने जा रहे हैं। इनमें से 27 अप्रैल यानी शनिवार तक 6,615 पोस्टल बैलेट पहुंच चुके हैं, यानी उनका वोट हो चुका है। तो कुल पोस्टल बैलेट का लगभग 19% जो पोस्टल बैलेट है वो आ चुके हैं। बाकी के पोस्टल बैलेट 4 जून तक आ जाएंगे। लेकिन आपको आपकी जो उत्सुकता है वो ये जानने में होगी कि आखिर पोस्टल बैलेट से वोटिंग होती कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्टल बैलेट से सिर्फ एक ही पार्टी को वोट चले जाते हों। इसे समझाने के लिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुनील बहुखंडी जी, जो कि करीब 2-2.5 दशक तक फौज से जुड़े रहे हैं। फौज में जवानों के वोट कैसे पड़ते हैं, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, वो कितना सीक्रेट होता है, इसे आसान शब्दों में सुनील बहुखंडी जी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पोस्टल बैलेट से वोटिंग कैसे होती है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, वो वोटिंग की पूरी प्रोसेस कैसे होती है, इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मेरे साथ कोटद्वार से जुड़ रहे हैं श्री सुनील बहुखंडी, जो कि करीब 23 साल से कुछ ज्यादा जो है फौज में सर्विस कर चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं अपनी, और 2018 में वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले चुके हैं फौज से। अभी बहुखंडी साहब जो हैं कोटद्वार में मिशन सांस्कृतिक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, उसके संस्थापक हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, सुनील बहुखंडी जी वो चुनाव भी लड़ चुके हैं बतौर निर्दलीय प्रत्याशी। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बहुखंडी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल के माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने सभी लोगों को देने जा रहे हैं, दर्शकों को देने जा रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुखंडी साहब, 23 साल से ज्यादा अरसा आपने फौज में गुजारा है, आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेके आए हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे पोस्टल बैलेट जो होता है वो कैसे होता है, उसमें कैसे उससे वोटिंग दी जाती है, उसमें जो फौज के लोग हैं कैसे वोट करते हैं, थोड़ा विस्तार से समझाइए व्यूवर्स के लिए। जी जरूर। जैसा कि पोस्टल बैलेट जो एक टर्मिनोलॉजी है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसे हम हिंदी में डाक मतपत्र के माध्यम से चुनाव जो कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, आप सभी इससे जानते हैं। भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हम सभी इसमें चुनाव के इस महापर्व में अभी जो लोकसभा चुनाव हैं, इनके अंतर्गत हम लोगों ने उत्तराखंड ने भी जो लोकसभा सीटें हैं इनके ऊपर अपना अपना मत दिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण विधा ये होती है कि जो सामान्य हम लोग आम नागरिक हैं, जो विशिष्ट प्रकार की सेवाओं में नहीं है, जैसे सेना में, या फिर जिस स्थिति पर चुनाव होंगे उस स्थिति में व्यवस्था में लगने वाले जो कार्मिक हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, या फिर जो लोग देश में ही मौजूद नहीं हैं, किसी सेवा के माध्यम से विदेश सेवा में वो देश से बाहर हैं, या फिर वो लोग जो किसी न किसी कारण से प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि पूर्व आयोजित किन्हीं लोगों को चुनाव के अंदर में कुछ प्रकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कोई गड़बड़ी पैदा ना हो जाए, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन दे दी जाती है। याद रहे कि जो लोग कैदी होते हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहा हूं। तो ये सारे जो एलिमेंट, जो तत्व मैंने बताए हैं, इनको डाक पत्र मतपत्र के माध्यम से अपना जो मत है
वो अपनी सरकार को चुनने का, अपने जो जन सेवक है उसको चुनने का अधिकार ये होता है। और जैसा कि आप सबको जानकारी में होगा कि हम विश्व की एक बहुत जानी मानी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब बैलेट वोटिंग की बात आती है तो इसको कहते हैं ETPBS, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। अब ये किस प्रकार से होता है, हम सब ये जानते हैं कि जो हमारे देश की सेना का जवान है, या फिर जो मैंने बताया कि चुनाव के दौरान काम करने वाले कार्मिक हैं या देश से बाहर हैं, तो इनके पास निर्धारित तिथि के अंतर्गत वो बैलेट पहुंच जाना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचेगा, ये दो प्रकार से किया जाएगा, एक तो इलेक्ट्रॉनिकली जो कि अत्याधुनिक संसाधन के माध्यम से है, दूसरा डाक के माध्यम से। तो इस तरह से इसको आगे संयोजित किया जाता है, लेकिन इसमें चुनाव आयोग और निर्वाचन अधिकारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र, जिसमें लोकसभा या विधानसभा जो क्षेत्र जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे लोकसभा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत कितने कार्मिक हमारे इस प्रकार के हैं जिनको कि बैलेट के माध्यम से, डाक मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करानी है। तो उनके लिए बैलेट मतपत्र तैयार करवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तो ये बड़ी चुनाव आयोग की और चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। वहीं दूसरी तरफ वो जो वोटिंग के बैलेट्स होते हैं, वो जब चुनाव की तिथियां समाप्त हो चुकी होती हैं और चुनाव के मतपत्र बैलेट के अंदर में आ चुके होते हैं, बैलेट बॉक्स में आ चुके होते हैं, तो जब गणना प्रारंभ होती है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यही जो बैलेट वोटिंग है उनकी गणना होती है और इनको गिनना भी आसान होता है। और उसके बाद जो मुख्य चुनाव के अंतर्गत जो मतपत्र आए हैं, जो वोट्स आए हैं, उनकी गणना होती है। तो इस तरह से एक बहुत ही तकनीकी काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। जी हाँ। बबूनी साहब, जैसे फौज में आप रहे हैं, फौज में बैलेट वोटिंग जो है वो कैसे होती है? बैलेट मतलब फौजी सुदूर पोस्टों में होते हैं, बहुत फॉरवर्ड पोस्ट में होते हैं, तो उनका उनका जो बैलेट वोट है वो कैसे होता है? थोड़ा सा इसको समझाइएगा मुझे। कि हमारे देश की सेना दो तरह से क्षेत्रों में काम करती है, एक पीस लोकेशन और एक फील्ड लोकेशन। तो जहां पर बात आती है, मुख्य रूप से जो आपका प्रश्न है वो है फील्ड लोकेशन के अंदर, जहां पर कि सुचारू रूप से सुविधाएं नहीं है, कहीं पर सड़कें हैं तो कहीं पर सड़कें ही नहीं है, और कहीं पर यदि सड़कें भी हैं तो सेमी वेदर हैं, वहां पर या तो बर्फ पड़ी हुई है जो कि 6 महीने रास्ता खुला है, 6 महीने बंद है। ऐसे में चुनाव के लिए इस तरह से मत पत्रों का पहुंचना और समय पर उनको कलेक्ट करना और उनको मतगणना के अंतर्गत शामिल करना आपको भी लगता होगा कि एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सिस्टम इस प्रकार से आज से ही नहीं, मैंने जैसे बताया कि भारत का जो लोकतंत्र है बड़ा महान है और उसके अंदर बहुत सुधार हुए हैं। अभी हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हम लोग अपने मतपत्र को अपने चुनाव में शामिल हो रहे हैं। सेना के अंदर मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से दो तरह से होता है। जब आपका अभी तक प्रक्रिया चलती रही है, इसमें बैलेट के माध्यम से हमारे पास में मतपत्र आते हैं और वो किसी भी बटालियन के होते हैं। जैसे मैं बात करूं पर्टिकुलरली गढ़वाल राइफल्स है, तो गढ़वाल राइफल्स की जो अभी तक की 22 बटन हैं, तो हर बटन के अंदर में जो स्ट्रेंथ है हमारी, वो एक नियुक्त स्ट्रेंथ होती है और उसमें जैसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के या लोकसभा क्षेत्र के मतदाता होंगे, किसी पलटन में 100, किसी में 50, किसी में, इस प्रकार से अलग अलग वो जो है अलग अलग विधानसभा या लोकसभा में बंटे हुए मतदाता होंगे। तो मैंने जैसे कि बताया कि चुनाव आयोग का जो अधिकारी हैं, ये अपने क्षेत्र के, अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्षेत्र के मतदाताओं की सूची निर्माण कर लेते हैं कि हमारे इतने लड़के फौज में हैं जिनको हमने बैलेट पहुंचाना है। और यहाँ पर टेक्निकली दिक्कत क्या आती है कि कोई हमारा सैनिक वो अभी किसी पर्टिकुलर पीस इलाके में है, लेकिन चुनाव के टाइम पर पता लगा है कि कहीं और पोस्टिंग हो गई, यहाँ पर बड़ी ही चुनौती का सामना करना पड़ता है पते को लेकर के। दूसरी तरफ लेकिन बहुत ही सुनियोजित है, जब पलटन के अंदर में यानी किसी एक बटालियन के अंदर में बैलेट आते हैं, ऑथराइज स्ट्रेंथ पेपर में जितने लोग हैं उन सब बैलेट्स
पलटन के बटालियन क्वार्टर में पहुंचते हैं। वहां से वो बटालियन कमांडर के निर्देश पर, कमांडिंग ऑफिसर साहब के निर्देश पर वो कंपनियों में पहुंचते हैं, कंपनी कमांडर साहब के पास। और कंपनी कमांडर साहब उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एडमजीसीओ को दे देते हैं, जो कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन जवानों को। उन जवानों को कंपनी ऑफिस में बुलाया जाता है। उनके जो पसंदीदा, जो उनके चाहिए प्रत्याशी हैं, उनको चुनने के लिए उनको समय दिया जाता है और वो वहां पर स्टैंपिंग करके उस पर्टिकुलर मतदाता को जितने नंबर पर, जिस खाने पर उसको वोट देना है, वो उसको चुन करके और उसको मतपत्र को वापस फोल्ड करके सील करके सील बंद लिफाफे में और वो एक साथ पैक हो जाते हैं और जिस पद्धति से डाक द्वारा पलटन तक पहुंचाए गए हैं उसके रिवर्स कॉलम में वो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचा दिए जाते हैं, जहां पर कि उनकी सबसे पहले गणना होती है। जी। अच्छा, तो मतलब मतपत्र पे जो जो भी संबंधित जवान है वो या तो स्टैंप लगाता है या साइन करता है, या स्टैंप और साइन दोनों कुछ होते हैं, क्या होता है उसमें? जैसे ईवीएम के अंदर में तो हम फोल्ड करके और मतपत्र मत पेटी के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर हमारा इंक पैड के कारण इंक लग जाता है। इसी प्रकार से जो जिस जवान को देना होता है, जिस पर्टिकुलर उसमें स्टैंप लगा करके और वो उसको मतपत्र बंद करके और लिफाफे के अंदर में सील करने के देते हैं। अच्छा, तो वो सील्ड बंद हो जाता है उनका वोट वोट। लेकिन ये तो आपने उन जवानों की बात की जो उपलब्ध हैं, जो फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं, जहां पॉसिबल नहीं है उनका फिजिकली जो है आ पाना, वहां भी बैलेट पहुंचता होगा, तो वहां कैसे होता है फिर? जो फॉरवर्ड पोस्ट पर बहुत सारे जवान होते हैं पहाड़ के, तो वहां कैसे होती है, मतलब वहां तक उसका वोट कैसे आ पाता है इसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये वास्तव में जो उच्च तुंगता वाले क्षेत्र हैं, हाइल्टीट्यूड एरियाज हैं, और वहां पर की मूवमेंट आसान नहीं है। मूवमेंट केवल रात्रि के समय होती है। दिन के समय यदि जवानों ने मूव किया तो दुश्मन की गोलियों का सामना या उनका शिकार होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ऐसी चुनिंदा पोस्टें होती हैं। मैं मानता हूं कि बॉर्डर में हर प्रकार की सिचुएशन आपकी देश का जवान वो फेस करता है। तो आपको जानकारी में बड़े आनंद की बात बता रहा हूं, बड़े आपको मनोरंजक बात बता रहा हूं। कई बार जब पुराने समय में चिट्ठियां पहुंचती थी तो जहां तक पहुंचना संभव नहीं था या जहां पर डाक सुचारू तरीके से भेजने के लिए बड़ी दिक्कत या चुनौती या जोखिम होता था, वहां पर चिट्ठी पढ़ के सुना दी जाती थी। लेकिन आज के समय में जब हम बात करेंगे कि आपका चुनाव का मतपत्र का आपने उसमें निर्धारण करना है, तो अगर कोई ऐसी कट ऑफ पोस्ट है, सपोज कट ऑफ पोस्ट उनको कहते हैं कि जो मेन डिफेंस, जो हमारा दुश्मन के सामने लिया गया मुख्य डिफेंस है, उस डिफेंस से भी अग्रिम कोई भाग होगा जो कि दुश्मन से बहुत नजदीकी लगाव में होगा और वहां पर सिलेक्टेड लोग अपनी पोजीशन लेकर के बैठे हैं। तो ये बड़ा एक तरह से सिक्योरिटी का मैं आपको कंसर्न बता रहा हूं। ऐसी स्थिति में अगर वहां तक पहुंचना संभव नहीं है तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से आपने मुझे बता दिया, भाई साहब मुझे जो है मेरा पसंदीदा प्रत्याशी ये है और ये दल है, मुझे इसको करना है, तो उसके जो पीछे बैठे हुए अहदेदार हैं उनको निर्देश, यदि कोई ऐसी कट ऑफ वाली सिचुएशन है तो। अच्छा, तो भोकनी जी, वैसे मतलब बड़ा वैसा सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं रिमोट उसमें एरिया में हूँ, फॉरवर्ड पोस्ट पे हूँ, मैं फौजी हूँ, वहां से मैंने किसी को बताया फोन करके कि मुझे इस कैंडिडेट को देना है, जिसको मैंने बताया हो सकता है कि वो उसका आइडियोलॉजी कुछ और हो। कभी ऐसी कुछ गफलत हो सकती है क्या, वो कि उस जो वो चाह रहा है फौजी वोट, वो वहां ना पड़ के कहीं और पड़ जाए? यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सेना ही एकमात्र ऐसा संगठन है कि जिस पर आज भी देश के सभी लोग, चाहे कोई भी सिचुएशन आती हो, बाढ़ हो, दुर्भिक्ष हो, अकाल हो, चाहे कोई महामारी हो, वहां पर सेना को आप आंख मूंद करके लगाते हैं एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर। तो सेना अपनी जो कह दिया साहब वो होता है एंड ड्यूटी अनटू डेथ, जो एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी हमारी फौज में चलती है। जैसे कि कम से कम हमारा जो मूवमेंट होता है वो बड़ी केयर में होता है, यानी कम से कम 2 लोग, कम से कम 2 लोग। तो मेरा बड़ी जो है वो मेरे परिवार के बारे में,
मेरे माता पिता, मेरे बीवी बच्चे मुझे क्या सुख है, क्या दुख है, यहां तक की पूरी जानकारी रखते हैं। और बहुत क्लोज हमारा रिलेशन होता है। और यही नहीं, जो हमारा एक सेक्शन यानी 10 लोगों का, 10 जवानों का जो माई बाप होता है, वो एक एनसीओ होता है। तो वो कभी भी देखिए, अगर एक शब्द है कि यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास से बड़ी चीज कुछ नहीं है। विश्वास कमाने के लिए बहुत मेहनत, और हमारा तो खून का रिश्ता होता है साहब। तो ऐसे में एक छोटी सी चीज कि भाई हम कहीं पर ऐसा गड़बड़ कर दें, मुझे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती कि हम लोग तो चैलेंज स्वीकार करने वाले लोग होते हैं, जोखिम लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे में हाँ, नहीं कोई नहीं, वो इस तो तरह बस एक की कई बार ऐसे नागरिक जो सिविल उसमें है, उसमें कई चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए आपने बताया कि फौज तो एक ऐसा जी जी फील्ड है जो विश्वास का क्षेत्र है, क्रेडिबिलिटी का सेक्टर है, जो फील्ड है। तो वहां ऐसा संभावना नहीं है जी। एक चीज मैं ये जोड़ना चाहता था कि फौज की एक बेसिक टैक्टिस होती है, बेसिक मूलभूत जिसको टैक्टिस बोलते हैं, वो है फायर एंड मूव। हम जब किसी टारगेट यानी कि किसी जगह पर, किसी लक्ष्य पर, किसी दुश्मन के ऊपर जब धावा करते हैं, तो उसमें कम से कम, मैंने बताया कि बड़ी पेयर में एक बड़ी एक जो है वो फायर कर रहा है, उस टारगेट को एंगेज कर रहा है, और दूसरा उसके विश्वास पर नीचे से मूव कर रहा है। उस दौरान इसका जो है, जो हथियार है, वो फायर की पोजीशन पे, फायर पे नहीं है। तो इतना विश्वास एक दूसरे का, जीवन के साथ हम लोग का किसी टारगेट पर पहुंच ही तब पाएंगे जब हम एक दूसरे के साथ इतना गहरा अटैचमेंट हमारा होगा। तो यहाँ पर एक वोट के लिए, हालांकि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महापर्व है, लेकिन यहाँ पर जो एक संभावना, ये शंका, ये कभी मेरे मन में ही नहीं आई। इसलिए मुझे स्पष्ट करने में भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे बात की, क्योंकि आप फौज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, आप इतना काम किया है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने सोचा एक्सपर्ट से ही बात करूं जो फौज में रह चुके हैं, वरना बहुत लोग बाहर से बहुत चीजें कहने वाले होते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, उसी आदमी से बात करूं जो उस सिस्टम में देख चुके हैं। इसीलिए मैंने जो है क्रेडिबल बंदे से बात की, मैंने सोचा कि आपसे बात करूं। तो ये बहुत डिटेल में आपने मुझे समझाया। हर फौजी जो कितने भी टफ सिचुएशन में है, अपना वोट देने का उसके पास राइट है और उसको सुविधाएं दी जा रही हैं। ये बहुत अहम बात है कि वो भी उस डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो बौखंडी जी, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत डिटेल में, बहुत तरीके से इस चीज को समझाया, और आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड।